आज हम पढ़ेंगे जावा मेमोरी के बारे में। जावा मेमोरी कैसे काम करती है। तो हीप और स्टैक दो टाइप की मेमोरी होती है, वो हम पढ़ेंगे आज। पॉलीमॉर्फिज्म का जो हमारा ऊप्स कंसेप्ट अभी बच गया वो पढ़ लेंगे, लेकिन ये हमने कवर कर ही लिया है, ठीक है। ये बस नाम नाम का कंसेप्ट रह गया जो हमारा पढ़ना बच रहा है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्लास आज हम देखने हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं उनके। तो आज थोड़े से डीएस से रिलेटेड तो नहीं है ये टॉपिक्स, ठीक है। अभी हम क्योंकि जावा की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे डीएस से रिलेटेड टॉपिक्स तो अभी हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क को मूव करेंगे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे जो कि डीएस से रिलेटेड होंगे। और उसके बाद एरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज हमारा डीएस से स्टार्ट हो जाने वाला इस वक्त, ठीक है, प्रॉपर हार्डकोर वाला। तो आज पढ़ेंगे पहले जावा मेमोरी के बारे में। तो हाउ जावा मेमोरी वर्क्स, जावा ऑब्जेक्ट क्लास एंड जावा पॉलीमॉर्फिज्म, ये 3 टॉपिक्स हैं आज के हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हीप और स्टैक दो टाइप की मेमोरी होती है। इनको मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा वैसे तो, लेकिन हाँ, ये दो टाइप की मेमोरी हमारे पास होती है। एक होती है हमारे पास हीप मेमोरी, एक होती है हमारे पास स्टैक मेमोरी। और किस तरीके से काम करती है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टैक मेमोरी होती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा रखा होता है। आप देख रहे हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जस्ट लाइक अ स्टैक, ठीक है। स्टैक के अंदर क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक एलिमेंट डलते आते हैं। स्टैक को वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्टैक मेमोरी आप पढ़ लीजिए कि जावा के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी होती है जिसके अंदर आपके वेरिएबल वगैरह स्टोर होते हैं, रेफरेंसेस स्टोर होते हैं। तो उसके लिए आपकी स्टैक मेमोरी होती है। इसके अलावा एक मेमोरी और होती है जिसको हम कहते हैं हीप मेमोरी। हीप मेमोरी के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा रखा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो। और इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो वो सारे सारे आपके हीप मेमोरी में जा रहे होते हैं। तो जो आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके हीप मेमोरी में जाते हैं, और जो आपके रेफरेंसेस होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के वो आपके स्टैक मेमोरी में जा रहे होते हैं। इसके अलावा स्टैक मेमोरी के अंदर आपके जो वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, वो भी जा रहे होते हैं। तो ये वाला कोड दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पर देखो, ये पहली लाइन नंबर 2 को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ लाइन नंबर 2, ठीक है। लाइन नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है, लाइन नंबर 2 के अंदर आपका इंट आई इक्वल्स टू 1 ये स्टोर हो रहा है। तो दिस इज अ वेरिएबल, राइट। ये आई जो है वो एक वेरिएबल है। तो इंट आई ये चीज़ आपका क्योंकि एक रेफरेंस है, तो दिस विल स्टोर इन द स्टैक मेमोरी। और स्टैक मेमोरी के अंदर भी आप देख रहे हो ये एक डब्बा अलग से बना हुआ है। तो दिस डब्बा राइट हियर इज अ स्टैक मेमोरी। और इसके अंदर भी एक हमारा ये जो डब्बा बना हुआ है, ये बेसिकली बता रहा है कि ये चीज़ आपकी मेन फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो दिस थिंग, ये जो डब्बा है स्टैक मेमोरी के अंदर, ये डिनोट कर रहा है कि आपने मेन फंक्शन कॉल किया है। तो स्टैक मेमोरी तब भी इन्वोक होती है जब आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हो। तो जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करोगे तो आपका उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैक मेमोरी बन जाएगी, ठीक है, उस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये वाला जो डब्बा है दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये मेन को पॉइंट कर रहा है। तो और इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो मेन फंक्शन जब तक चलेगा उस तब तक चलेंगी। जैसे ही मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद ये डब्बा भी खत्म हो जाएगा मेमोरी में से। और उसके अंदर फिर हम गए, उसके अंदर में लिखा लाइन आई इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए यहाँ पे इंट आई तो स्टोर हुआ ही है, लेकिन क्योंकि जो 1 है इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और लोकल वेरिएबल है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टोर हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने बनाया एक ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। आज हम ऑब्जेक्ट क्लास भी वैसे देखेंगे, लेकिन आप ऐसे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते थे, फॉर एग्जाम्पल कार क्लास का या स्टूडेंट क्लास का। तो आपने कोई भी क्लास बना ली, उसका एक ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाया तो क्या होगा, उसका जो रेफरेंस है दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये रेफरेंस आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा स्टैक मेमोरी के अंदर। बिकॉज ये जो रेफरेंस है ये तभी तक वैलिड रहेगा जब तक आपकी ये मेन मेमोरी वैलिड है, ठीक है, ये वाला रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये आप देखोगे ये आपका हीप मेमोरी में क्रिएट हुआ है। तो फॉर एग्जांपल कभी आपने कोई और क्लास बनाई, जैसे नीचे मैंने एक और क्लास बनाई है मेमोरी मैम इक्वल्स टू न्यू मेमोरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मेमोरी क्लास बना ली, उसके अंदर मैंने न्यू मेमोरी करके ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो न्यू के बाद जो भी क्रिएट हो रहा है ना, ये सारी सारी चीज़ें हमारी हीप एरिया में बनती हैं। हीप एरिया में बनने का फ़ायदा एक और होता है कि अब आप इनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, इसका रेफरेंस अगर आपके पास स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को चाहूँ तो मैं मेन फंक्शन से भी कॉल कर सकता हूँ। देखो मेन फंक्शन के अंदर भी इसका रेफरेंस है, या तो मैं किसी और फंक्शन के अंदर भी इसका रेफरेंस पास कर सकता हूँ और वहाँ से भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने कोई और फंक्शन बनाया है फू नाम का, जो कि नीचे हम देखेंगे। तो जब आपने मेमोरी बनाई और ये ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका भी जो रेफरेंस है, वो जो ये रेफरेंस यहाँ पर है, ये रेफरेंस आपका स्टैक मेमोरी में गया है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो हमारा हीप मेमोरी में गया है। हाँ, मेमोरी मैम इक्वल्स टू न्यू मेमोरी, ठीक है। तो जब आपने न्यू मेमोरी किया तो इस तरीके से मेमोरी का भी एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारी हीप मेमोरी के अंदर, ऑलराइट। ये हमारी हीप मेमोरी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बन गया है। अब लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो हमारा स्टैक मेमोरी में स्टोर्ड है और दिस इज इनसाइड द मेन मेमोरी रेफरेंस।
उसके बाद देखो, जब मैंने मैम डॉट फूल ये वाला फंक्शन कॉल किया, तो ये जो फू वाला फंक्शन है, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो जैसे ही कोई भी फंक्शन कॉल होता है, कोई भी फंक्शन कॉल हो, तुरंत स्टैक मेमोरी में उसका एक डब्बा बन जाएगा। देख रहे हो, इसका एक यहाँ पे डब्बा बन गया। इस डब्बे का मतलब एक्चुअली है क्या, इन रियलिटी ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि देखो, स्टैक मेमोरी अपने अंदर कुछ कुछ चीज़ें स्टोर करेगी, और जैसे ही वो फंक्शन जैसे ही उस फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें गायब हो जाएंगी, जब वो फंक्शन गायब हो जाएगा। बेसिकली कहना चाहता हूँ कि अगर फू वाला फंक्शन ख़त्म हो गया, फू वाले फंक्शन ने अपना काम ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद ये फू वाला जो पूरा का पूरा डब्बा है, ये एक साथ गायब हो जाएगा। तो इसके बाद फू के अंदर जो भी चीज़ें बनी थी वो आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो इस वजह से काम में आता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ इस फू वाले फंक्शन के रिलेटेड ही रहने वाली है। तो इसीलिए हर फंक्शन जब भी क्रिएट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डब्बा क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। जब आपने उसके अंदर एक पैराम्स पास किया इस तरीके से, यहाँ पे हम पैराम्स पास कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पैराम्स है ये एक लोकल वेरिएबल की तरह जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इस पैराम्स को आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर। तो इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ लोकल वेरिएबल। तो ये वेरिएबल भी यहाँ पे स्टैक मेमोरी में चला गया है, लेकिन ये रेफरेंस किसको कर रहा है? तो रेफरेंस ये इसको कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को जो आपने ऊपर पास किया था। तो जब आपने ये फंक्शन कॉल किया था तो आपने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया था, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है इस मेमोरी के अंदर पैराम्स, लेकिन दिस वेरिएबल स्टिल पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, इस ऑब्जेक्ट को दो वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो जगह से यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये हीप मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। हीप मेमोरी में रैंडम तरीके से चीज़ें पड़ी होती हैं। हीप मेमोरी के अंदर से जब आपको चीज़ें डिलीट करनी होती है तो ये चेक किया जाता है, एक गार्बेज कलेक्टर होता है हमारे पास, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर। और गार्बेज कलेक्टर का काम सिर्फ हीप मेमोरी के ऊपर होता है, क्योंकि स्टैक मेमोरी तो वैसे भी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है, ये उड़ती रहती है अपने आप ही, खाली होते रहते हैं। जैसे जैसे फंक्शन कॉल खत्म होती रहती है वैसे वैसे उस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें भी निकलती रहती है मेमोरी में से। स्टैक मेमोरी के अंदर गार्बेज कलेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हीप मेमोरी के अंदर गार्बेज कलेक्टर आता है, वो देखता है कि किसी भी मेमोरी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है स्टैक मेमोरी के अंदर, तो उसको हटा दो, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो ये फू वाला फंक्शन खत्म हो गया, तो ये पैराम्स वाला पॉइंटर भी खत्म हो गया, ठीक है, ये पैराम्स रेफरेंस भी निकल गया। उसके बाद मेन फंक्शन भी खत्म हो जाएगा कुछ देर बाद, राइट, मेन फंक्शन भी अपना काम करके खत्म हो जाएगा। तो फिर इन मेमोरी और ऑब्जेक्ट के पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये भी मेमोरी में से फिर निकल जाएंगे। गार्बेज कलेक्टर पीरियडिकली आता है और चीज़ों को रिमूव करता रहता है मेमोरी में से। तो फॉर एग्जांपल ये और ये अपने आप मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा। तो ये जावा के अंदर हमें खुद नहीं करना पड़ता, ठीक है। जावा के अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स को खुद नल सेट नहीं करना पड़ता, या फिर डिलीट नहीं करना पड़ता, बिकॉज गार्बेज कलेक्टर हमारे लिए वो कर देता है, जेडीके के अंदर ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका सपोर्ट है। लेकिन सी प्लस प्लस वगैरह के अंदर हमें जब भी हम इस तरीके से मेमोरी रेफरेंसेस स्टोर करते हैं तो हमें खुद ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने प्रोग्राम्स को जब टर्मिनेट कर रहे हैं तो चीज़ों को फ्लश भी कर दें। तो इसीलिए आप देखते हो कि कई बार सी प्लस प्लस के अंदर कुछ कुछ फ्लश वगैरह चीज़ें लिखी जाती है टू क्लियर दिस मेमोरी, लेकिन इन जावा वी ऑलरेडी हैव अ गार्बेज कलेक्टर, सो वी डोंट नीड दैट। तो ये स्टैक मेमोरी का कंसेप्ट और हीप मेमोरी कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक और लाइन लिखी है, जरा उसको भी देख लेते हैं। इन दिस लाइन लाइन नंबर 7 आप देखेंगे एक स्ट्रिंग बन रहा है, तो इसका जो रेफरेंस है वो अगेन इसी जगह स्टोर होगा स्टैक मेमोरी के अंदर, लेकिन ये जो रेफरेंस है ये बन रहा है पैराम्स डॉट टू स्ट्रिंग से। तो पैराम्स क्या है? पैराम्स तो एक्चुअली ये चीज़ है, राइट, पैराम्स तो ये चीज़ है। इसका टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो आपको एक स्ट्रिंग ला के देता है। ये टू स्ट्रिंग मेथड मैं आपको आज बताऊंगा वैसे तो, लेकिन दिस विल रिटर्न अ स्ट्रिंग। तो क्योंकि एक स्ट्रिंग देता है तो वो स्ट्रिंग कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग के लिए अलग मेमोरी एरिया होता है हीप मेमोरी के अंदर, बिकॉज स्ट्रिंग आपकी बहुत ज़्यादा बार यूज़ होती है, तो स्ट्रिंग को हम चाहते हैं रीयूज़ करना बार बार। तो स्ट्रिंग को रीयूज़ करने के लिए हम उनको स्ट्रिंग पूल एरिया में डालते हैं, तो इसीलिए जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर अलग जगह पर रखी हुई है, लेकिन स्टिल द स्ट्रिंग पूल एरिया इज़ इनसाइड हीप मेमोरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हीप मेमोरी के अंदर होती हैं। तो एक्चुअली आप एक बोल सकते हो कि जो राइट साइड में जो चीज़ें हैं वो हीप मेमोरी में आ रही होती हैं, और लेफ्ट साइड में चल चीज़ें ज़्यादातर स्टैक मेमोरी में आ रही होती है, रेफरेंस वाली। हमेशा ये केस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई वेरिएबल है जो इस मेमोरी से बिलोंग करता है, इस क्लास से बिलोंग करता है, तो जब कोई चीज़ इस क्लास से बिलोंग करती है तो वो किसी फंक्शन से बिलोंग नहीं करती है, राइट। तो वो चीज़ हर फंक्शन के अंदर यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट आई इक्वल्स टू 2, ऐसा करके कुछ बना दिया मैंने। अब ये जो आई है ये हर जगह यूज़ हो सकता है, आई इसका नाम जे कर देते हैं। तो इस केस में क्योंकि ये जो जे है ये हर फंक्शन से कॉल हो सकता है, हर ऑब्जेक्ट, मतलब इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सभी के अंदर जे की एक्सेस होगी, तो इसी वजह से उसको हीप एरिया में डाला जाता है। तो
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं कि क्या स्टैक मेमोरी में जा रहा है, क्या हीप मेमोरी में जा रहा है, लेकिन ये चीज़ ना आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाली है। वो ये कि जब आप कोई भी चीज़ पास करते हो जावा के अंदर, एक फंक्शन के अंदर जब आप कोई चीज़ पास करते हो तो कौन सी चीज़ चेंज होगी और कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमें पता है अगर मैं एक वेरिएबल पास करता हूँ, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, लर्न पॉलीमॉर्फिज्म नाम की क्लास है, लेकिन इसी के अंदर समझ लेना कि सपोज करो ये तो मेरा मेन फंक्शन है और मैंने यहाँ पे बना दिया एक लेट्स से वॉइड चेंज वैल्यू, और ये ए लेता है इस तरीके से, इंट ए लेता है, और मैं इस ए की वैल्यू को चेंज करके लेट्स से कर देता हूँ 10, और मैंने शुरुआत में एक बनाया ए और इसकी वैल्यू मैंने कर दी थी 5, और मैंने चेंज वैल्यू फंक्शन कॉल कर दिया उसके बाद। ये वाले वैसे फंक्शन जो है ये स्टैटिक होना चाहिए, तो स्टैटिक वॉइड मैंने चेंज वैल्यू फंक्शन कॉल कर दिया, लेकिन 5 इसलिए प्रिंट हो बिकॉज ये जो चीज़ है इंट ए इक्वल्स टू 5, ये जो चीज़ है ये आपकी स्टैक एरिया में पड़ी हुई है, स्टैक मेमोरी के अंदर है, और स्टैक मेमोरी के अंदर है तो इसकी जो वैल्यू है वो भी स्टैक मेमोरी के अंदर है, बिकॉज ये प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप्स जो होते हैं वो हीप एरिया में नहीं जाते, हीप एरिया में सिर्फ नॉन प्रिमिटिव टाइप जाते हैं, या फिर आप कह लो ऑब्जेक्ट जाते हैं, ठीक है। तो जब अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो चला जाएगा हीप एरिया में, ऐसे ये नहीं जाएगा हीप एरिया के अंदर। अच्छा, आप सोचो कि चलो भैया इंट ए नहीं जा रहा तो इंटीजर तो चला जाएगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है इसको तो जाना चाहिए। लेकिन जावा के अंदर आपको पता होगा कि एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, राइट। तो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है, यहाँ पर बेसिकली आप इसको ऑटो बॉक्स कर दे रहे हो, आपने एक इंट को लिया एंड यू आर ऑटो बॉक्सिंग इट इनसाइड एन इंटीजर। अल्टीमेटली है तो ये अभी भी एक इंट ही, तो ये भी चेंज नहीं करेगा, ये भी 5 ही रहेगा, ठीक है, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो अगर आपको कुछ चेंज करना है, अंदर जाके चेंज वैल्यू करनी है, तो इसके लिए आपको अपनी कोई क्लास बनानी पड़ेगी, उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे तो वो चेंज हो सकता है। वो क्यों होगा, बिकॉज उसका बनता तो एक ही है, बस रेफरेंस दो बन जाते हैं दो फंक्शन के अंदर। तो मैं समझाता हूँ एक बार। सपोज करो मैंने क्लास बना ली और क्लास है क्लास डेटा, इस तरीके से मेरी डेटा क्लास है जिसके अंदर एक इंट डेटा रखा हुआ है इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये तो खैर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बनाऊँगा डेटा इक्वल्स टू न्यू डेटा, या फिर डेटा ऑब्जेक्ट, एंड देन मैं इस ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज कर दूंगा, और लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का डेटा है 5 यहाँ पे। उसके बाद ये जो चेंज वैल्यू फंक्शन है, सपोज करो ये ना इस डेटा को भी लेता है, डेटा ऑब्जेक्ट, एंड देन ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, इसको ही चेंज करके कर देता है लेट्स से 100। तो जो चेंज वैल्यू फंक्शन इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के डेटा को, 100 ही प्रिंट होगा। आप बोलोगे भाई यहाँ पर क्यों चेंज हो गया, तो वेल होना ही था बिकॉज ये आपका हीप मेमोरी के अंदर, और हीप मेमोरी अलग एक जगह पर रखी हुई है। इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि आपने जब इसको बनाया ना, यहाँ पर जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया था तो हीप मेमोरी ये रही, ठीक है। हीप मेमोरी सपोज करो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और ये स्टैक मेमोरी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये आपकी स्टैक मेमोरी है। जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया रेफरेंस, लेकिन दिस इज पॉइंटिंग टू दिस थिंग राइट हेयर, जो कि ये न्यू डेटा है, ठीक है। ये डेटा का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो डेटा है, डेटा फील्ड है, वो फील्ड चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसके अंदर डेटा की वैल्यू शुरुआत में आपने सेट कर दी थी 5 इस तरीके से। उसके बाद जब आपने दूसरा फंक्शन कॉल किया चेंज वैल्यू वाला फंक्शन, तो चेंज वैल्यू फंक्शन अपने अंदर अपने आप के खुद के पैरामीटर्स लेके आएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर खुद के पैरामीटर्स हैं, और इसके अंदर आपने पास किया अगेन एक ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट अगेन बनेगा, एंड दिस विल ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस थिंग ओनली। तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी चेंज करते हो, आप करते हो ऑब्जेक्ट डॉट डेटा इक्वल्स टू 100, तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली इसी डेटा को चेंज कर रहे हो 5 से 100। इसीलिए जब आप इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट पास करते हो तो उसके अंदर आप इंट वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर में हम क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम कई बार चाहेंगे कि अलग अलग इटरेशन में डेटा जो है वो एक ही कांस्टेंट वेरिएबल का चेंज हो, स्टैटिक वेरिएबल का चेंज हो। तो उसके लिए बजाय कि आप स्टैटिक वेरिएबल बनाओ, आप इस तरीके से कस्टम क्लास बना सकते हो, ठीक है। अपने खुद की आपने क्लास बना ली इस तरीके से, जैसे हमने बनाई है क्लास डेटा, जिसके अंदर इंट डेटा आपने पास कर दिया, और इंट डेटा पास कर दिया तो यहाँ पर वो जो डेटा है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। और जितने भी बार भी आप इसको फर्दर अगर किसी और को आपने कॉल किया और उसके अंदर भी आपने ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर दिया है, तो सेम ही ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सेम ही ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, बस रेफरेंसेस अलग अलग बन रहे हैं।
तो जब भी वो चेंज करते हैं तो वो इसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट जब पास करोगे तो वो चेंज हो जाया करेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब वो ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे जावा मेमोरी काम करती है और इसके साथ ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, एक बार ज़रा ब्रीफ में और एक बार देख लेते हैं हीप मेमोरी को। तो जावा हीप स्पेस इज़ यूज्ड बाय जावा रन टाइम टू अलोकेट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट एंड जीआरई क्लासेस। Wherever we create an object, it is always created in heap space. Any object created in heap space has global access and can be referenced from anywhere in the application. तो यही बताना चाह रहे हैं हीप मेमोरी के बारे में कि इसके अंदर जो भी चीज़ बनाओगे वो ग्लोबल रहेगी और पूरे कोड में वो कहीं से भी कॉल की जा सकती है, कहीं से भी यूज़ की जा सकती है। बस आपको उसके अंदर वो रेफरेंस पास कर देना है। अगर आप रेफरेंस पास कर पा रहे हो इसका मतलब आपका वो एक्सेस है उस जगह की। तो अगर आपने उसका रेफरेंस पास कर दिया इसका मतलब आपके पास उसकी एक्सेस है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो कहीं से भी किसी भी फंक्शन से, किसी भी क्लास से, क्योंकि वो ग्लोबल बनता है एक एप्लीकेशन के लिए। तो दिस वाज हीप मेमोरी। लेकिन इसके अलावा हम स्टैक मेमोरी की बात करें तो जावा स्टैक मेमोरी कंटेन्स मेथड स्पेसिफिक वैल्यूज दैट आर शॉर्ट लिव्ड एंड रेफरेंसेस टू अदर ऑब्जेक्ट इन द हीप दैट इज गेटिंग रेफरेंस फ्रॉम द मेथड। ठीक है, तो ये आपका मेथड स्पेसिफिक अलग बनता है और ये रेफरेंस करता है आपकी हीप मेमोरी को। और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड क्यों? क्योंकि ये बस मेथड बनता है और मेथड के साथ ही निकल जाता है। वहीं पर जो हीप होता है, हीप तब बनता है जब आपका जीआरई में प्रोग्राम लोड हो रहा होता है और वहीं से आपका हीप मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके उसके अंदर ऑब्जेक्ट डलते रहते हैं और वो तब बाहर निकलते हैं जब आपका पूरा का पूरा कोड चल के बंद हो चुका है। ठीक है, whenever a method is invoked, a new block is created in the stack memory. एक अलग ब्लॉक बनता है उस मेथड के corresponding for the method to hold local primitive values and reference to other objects in the method. As soon as the method ends, the block become unused and becomes available for the next method. तो जैसे ही वो मेथड खत्म होता है तो वो ब्लॉक भी मेमोरी में से निकल जाता है, अनयूजेबल हो जाता है। स्टैक मेमोरी साइज इज़ वेरी लेस कंपेयर टू हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी का साइज ज़्यादा रखना पड़ता है बिकॉज वो ग्लोबल है, स्टैक का कम रखना पड़ता है। एक और चीज़, स्टैक मेमोरी जो होती है वो हर जगह से अवेलेबल होती है। तो थ्रेड की अगर आप बात करोगे, अगर आप थ्रेड पढ़ोगे तो मल्टीपल थ्रेड्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए थ्रेड सेफ नहीं होती है। राइट, तो होता क्या है, थ्रेड का मतलब होता है एक बार में मल्टीपल प्रोसेसेस। थ्रेड प्रोसेस छोटी चीज़ होती है, मतलब मल्टीपल चीज़ें एक्सेस कर रही है मेमोरी को एक साथ। ठीक है, पैरेलल में। तो क्योंकि थ्रेड्स ये ग्लोबल होती है तो ये थ्रेड सेफ नहीं होती है। तो मल्टीपल थ्रेड एक साथ में, जैसे करो सपोज करो थ्रेड T1 आया एक और एक थ्रेड T2 आया, दोनों को दोनों चाहे तो एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अब ये थ्रेड मैं आपको समझाऊंगा नहीं अभी, लेकिन थ्रेड बस ये समझ लो कि एक तरीके से पैरेलल एग्जीक्यूशन का तरीका है कि आपने दो थ्रेड बना दे T1 और T2 और ये दोनों दोनों पैरेलल में एक काम कर सकते हैं, कोई भी काम। तो ये दोनों दोनों सेम काम कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही साथ, मतलब एक ही टाइम पे पैरेलल में। ये नहीं कि पहले T1 करेगा फिर T2 करेगा, वो थ्रेड होते हैं। तो ये थ्रेड सेफ नहीं होती है। वहीं पे स्टैक मेमोरी जो होती है वो थ्रेड सेफ होती है बिकॉज हर थ्रेड अपने लिए एक अलग स्टैक बनाता है। हर थ्रेड का अपना खुद का स्टैक होता है। तो जो अंदर वाली जो स्टैक मेमोरी होती है, तो हर थ्रेड क्योंकि अपने लिए अलग चीज़ें बनाता है तो वो अलग मेमोरी भी बनाएगा, तो उसके लिए एक थ्रेड दूसरे थ्रेड में घुसेगा ही नहीं। तो ऑलरेडी स्टैक मेमोरी वाली चीज़ें थ्रेड सेफ होती हैं, तो इनके अंदर तो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। लेकिन अगर आप हीप मेमोरी में कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उनके अंदर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन आपको खुद करना पड़ेगा, लॉक वगैरह लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है हमारे हीप मेमोरी के अंदर। तो दिस वॉज अबाउट हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी। ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए आपको। क्योंकि अब हम आगे मूव करेंगे और अगर कभी मैं कस्टम क्लासेस पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो वहाँ देखने पता चलना चाहिए कि हाँ कौन सी जगह पर चीज़ें चेंज होगी, कौन सी जगह पर चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, इसके साथ हम आगे मूव करेंगे और जावा ऑब्जेक्ट क्लास की बात करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट क्लास इज़ प्रेजेंट इन java.lang.package। मैंने आपको बताया था कि हर जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे कि हर क्लास के ऊपर एक पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, अगर आपने कोई क्लास नहीं भी बनाई पेरेंट क्लास, तो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्लास तो होगी ही होगी। तो वही इसकी सेम कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली सबसे टॉप में बैठती है जावा के अंदर। अगर आपने कोई भी क्लास बनाई, सपोज करो कार क्लास बनाई आपने, तो यही कंसेप्ट होता है कि ऑब्जेक्ट क्लास तो सबसे ऊपर रहेगी ही रहेगी। ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर फिर फर्दर और कोई क्लास नहीं होती। ठीक है, अगर आपने कोई भी क्लास बनाई, फॉर एग्जांपल सपोज करो कार क्लास बनाई आपने, तो कार क्लास एक्सटेंड करेगी ऑब्जेक्ट क्लास को अपने आप ही, इनहेरेंटली अपने आप ही कर लेगी। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो सब के सब कार क्लास के अंदर आई जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास कुछ मेथड लेके आता अपने साथ, जो भी हम देखेंगे, तो वो मेथड अपने आप ही कार क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके पास आ जाएंगे। बिकॉज सारी की सारी क्लासेस, चाहे कितनी भी क्लासेस आप बना लो, कार बना लिया आपने, एनिमल क्लास बना लिया आपने,
या फिर सपोज करो कार क्लास के अंदर आपने एक अलग क्लास बना ली, होंडा क्लास, विच एक्सटेंड्स कार क्लास, लेकिन बिकॉज कार क्लास इज ऑलरेडी एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास, तो होंडा क्लास इज ऑल्सो इनडायरेक्टली एक्सटेंडिंग टू दी ऑब्जेक्ट क्लास। तो इसके अंदर भी वो सारे फंक्शन अवेलेबल होंगे जो कि ऑब्जेक्ट क्लास देता है। अब इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कुछ कुछ मेथड होते हैं फाइनल, जिनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल मेथड्स को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ मेथड होते हैं जो कि नॉन फाइनल होते हैं, विच कैन बी ओवर रिडन एंड यू ओवरराइड दोज मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जरा वो देखते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स अपने अंदर लेके आता है ये ऑब्जेक्ट क्लास। पहले तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है? एवरी क्लास इन जावा इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली derived फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। If a class does not extend any other class, then it is direct child of the object class. And if it extends another class, then it is indirectly derived. वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर कोई क्लास एक्सटेंड नहीं कर रही है किसी और फर्दर क्लास को, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास को डायरेक्टली एक्सटेंड कर रही है, जैसे एनिमल क्लास और कार क्लास। और अगर कोई क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो वो इनडायरेक्टली एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट क्लास को। अच्छा, जरा इनके मेथड्स देख लेते हैं एक बार ऑब्जेक्ट क्लास के। तो कुछ कुछ मेथड जैसे कि गेट क्लास तो फाइनल मेथड है, इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। दिस इज यूज्ड टू गेट अ क्लास कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। हैश कोड आप ओवरराइड करते हो, वेट आप यूज़ नहीं करोगे। मैं बता देता हूँ कौन सा हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब थ्रेड में यूज़ होगा, तो ये आप यूज़ नहीं करोगे, ये मैं बताऊँगा भी नहीं। फाइनलाइज आपका गार्बेज कलेक्टर देख रहा होता है, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल, ये दोनों आपके अगेन थ्रेड के साथ यूज़ किए जाते हैं। इक्वल्स हम देखेंगे, क्लोन भी चलो देख लेंगे, गेट क्लास भी देख लेंगे, ये और ये देख लेंगे, ठीक है। ये सारे मेथड एक एक करके देखते हैं कि क्या काम होता है इनका और किस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आते हैं, न्यू क्लास, लर्न ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट क्लास है, राइट, मतलब ये नॉर्मल क्लास है। एक मैंने क्लास बना दी, लेट्स से क्लास कार, और इसके अंदर मैंने बना दिया लेट्स से स्ट्रिंग मॉडल, और एक बना दिया मैंने इंट ईयर, कि किस ईयर मैन्युफैक्चर हुई थी। ये दो चीज़ें बना दी मैंने एक क्लास के अंदर। तो सबसे पहले एक एक करके चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टू स्ट्रिंग मेथड की। तो जब आप इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर बनाओगे, सपोज करो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे एंड देन यू कैन गो टू जनरेट। वैसे मैं जनरेट करके नहीं बताता, पहले मैं ऐसे बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, पब्लिक, पहले बिना टू स्ट्रिंग मेथड के देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, तो अच्छा उसके लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना ही लेता हूँ, पब्लिक कार, जिसके अंदर आप पास करोगे स्ट्रिंग मॉडल एंड देन इंट ईयर, एंड देन आप बोल दोगे दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल, एंड देन दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर। ये हमारी कार क्लास का कंस्ट्रक्टर है। और अगर आपको अपनी कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कार ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कार, तो इसके अंदर आपको मॉडल पास करना पड़ेगा। लेट्स से होंडा पास कर देते हैं, देन 2022 पास कर देते हैं, एंड देन जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको मेन क्लास के अंदर नहीं डाला, मेन फंक्शन के अंदर नहीं डाल रहा था मैं, राइट, मेन फंक्शन बनाना ज़रूरी है इसके लिए ना। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब काम कर जाएगा वो। तो सबसे पहले हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद एस आउट, अब काम कर गया ना ऑब्जेक्ट। तो जब इसे हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का ट्राई करेगा, लेकिन क्योंकि आपने बताया नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट होना चाहिए, तो जावा के अंदर एक डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग का तरीका होता है विच इज़ लाइक दिस, जिसके अंदर आप जावा बताता है कि ये जो क्लास है, इसकी ये ऑब्जेक्ट है, इसकी क्लास कौन सी है। तो ये क्लास है ये वाली, जावा ऊप्स लाइव एंड जावा मेमोरी, ये आपका बेसिकली पैकेज है। इस पैकेज के अंदर ये वाली क्लास है डॉट कार। तो इस तरीके से ये मिलता है, एंड देन एट द रेट करने के बाद एक रेफरेंस मिलता है टू दिस ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ जस्ट अ रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट, और ये चेंज हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बार बार चेंज हो। अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर, मतलब अलग अलग कंप्यूटर के अंदर चलाऊंगा मैं बार बार, तो अलग अलग जगहों पे चेंज होता रहेगा ये। तो ये था, लेकिन आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। तो होता है क्या ना, जब भी आप ऑब्जेक्ट ऐसे पास करते हो टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड के अंदर, तो जावा अपने आप इसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर देता है, ठीक है। जो टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ से मिला इसे, टू स्ट्रिंग मेथड मिल रहा है इसे ऑब्जेक्ट क्लास से, ठीक है। आपने देखा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, ये ऑब्जेक्ट क्लास है, इसके अंदर एक टू स्ट्रिंग मेथड भी होता है। और क्योंकि हमारी जो कार क्लास है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस केस में तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो इसके पास भी टू स्ट्रिंग मेथड आ गया है अपने आप ही, जो कि आपने बनाया नहीं, लेकिन अपने आप आ गया टू स्ट्रिंग मेथड। और ये देखो यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है फेड करके कि भाई इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करेगा, अपने आप ही टू स्ट्रिंग मेथड ही कॉल करने वाला है वो यहाँ पे। तो आप अगर नहीं भी लिखोगे तब भी वो टू स्ट्रिंग मेथड ही कॉल करने वाला है, लेकिन आप चाहो तो लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी सेम ही चीज़ प्रिंट होने वाली है, अगर मैं टू स्ट्रिंग लिखूँगा तब भी आप देखेंगे कि अगेन ये हमारी क्लास को प्रिंट किया इसने, उसके बाद ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट कर दिया। तो आप चाहो तो इस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है, और वो हमें करना चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे आओगे, कर दोगे पब्लिक और स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और इस टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, बस यही काम होता है इसका। तो पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और उसके बाद आप जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से आप एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे कर दो आप कि कार का मॉडल, यहाँ पर जाएगा मॉडल, एंड ईयर इज ईयर। तो आपने ये स्ट्रिंग रिटर्न कर दी सपोज करो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या होगा, इसने प्रिंट किया कार का मॉडल होंडा एंड ईयर इज 2022। और अगर मैं इस टू स्ट्रिंग को यहाँ से हटा भी दूंगा टू प्रूव यू कि ये अभी भी टू स्ट्रिंग मेथड ही कॉल करने वाला है, यहाँ पर देखो मैंने टू स्ट्रिंग मेथड हटा दिया, लेकिन कार का मॉडल होंडा एंड ईयर इज 2022 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है, बेसिकली समझ में आ गया होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देना, सो दैट कोई भी ह्यूमन पढ़ सके उसे, कभी भी प्रिंट करा के पढ़ना चाहे तो। और क्योंकि ये ओवरराइड मेथड है तो आप इसके अंदर चाहो तो ओवरराइड लगा सकते हो। ओवरराइड बेसिकली जावा को बता देता है कि ये मेथड ओवररिडन है। तो अगर आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, क्योंकि आप बनाने को तो खुद का मेथड भी बना सकते हैं, राइट, टू स्ट्रिंग या फिर टू माई स्ट्रिंग वगैरह जो मर्जी आप बना सकते हो। यहाँ पे आप टू माई स्ट्रिंग बनाए तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डॉट टू माई स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि टू स्ट्रिंग लिखोगे तब तो कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओवरराइड लगा दोगे तो इससे जावा चेक करेगा भाई कि ये जो टू माई स्ट्रिंग है ये किस क्लास के अंदर प्रेजेंट है, क्या इसकी पेरेंट क्लास में प्रेजेंट है, अगर नहीं तो क्या उसकी पेरेंट क्लास में प्रेजेंट है, नहीं तो क्या उसकी पेरेंट क्लास में प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। तो देखिएगा टू माई स्ट्रिंग तो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन टू स्ट्रिंग मेथड तो प्रेजेंट है इनसाइड दी ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो वहाँ पर जाके वो रुक जाता है चेक करना। तो इस तरीके से हमारा टू स्ट्रिंग मेथड काम करता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड इक्वल्स। तो मैं पहले आपको जो इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड इक्वल्स, जो कि चेक करने में काम में आता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं है। तो होता है क्या, बाय डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर जो इक्वल्स, जो डबल इक्वल वाला जो होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि सपोज करो आपने एक कार ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से, उसके बाद आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। सपोज करो दिस इज ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 भी आपने बनाया, और सपोज करो ऑब्जेक्ट 2 जो है वो आपने सेम इसी तरीके से बना दिया, जिसके अंदर अगेन कार होंडा ही है, और मतलब मॉडल होंडा है और ईयर 2022 है, राइट। और आपने ऑब्जेक्ट 2 प्रिंट कराया, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट 2 अलग प्रिंट होने वाला है, इसका अपना अलग खुद का रेफरेंस होगा कुछ, ठीक है, ये अलग रेफरेंस होगा। अगर आपको रेफरेंस चेक कर रहा है तो एक काम करता हूँ मैं, टू स्ट्रिंग को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, एंड देन लेट मी रन इट। तो आप देखेंगे दो अलग अलग मेमोरी के अंदर चीज़ें बनने वाली है, एक तो 41CF पे है और एक 8472 पे है, ठीक है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है ये मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने हैं इस टाइम पे कार क्लास के। अब अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं है, जो कि आपको दिख रहा है कि यार ये तो सेम होने चाहिए, बिकॉज होंडा 2022 और होंडा 2022 ये तो सेम ही होने चाहिए, राइट। मतलब लगता तो यही है कि ये सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब अगर आप देखो ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2, आप चेक करना चाहते हो कि ये है कि नहीं, तो यहाँ पर प्रिंट होगा फॉल्स। और ये फॉल्स इसलिए प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ, फॉल्स इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये दोनों सेम रेफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं, सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे होते हैं, मतलब सेम हीप के अंदर, तब तो सेम मान लिए जाते। लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग हीप के अंदर अलग अलग मेमोरी को पॉइंट कर रही है, इसीलिए सेम नहीं है ये। आई थिंक ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार। तो अगर आपको जावा के अंदर ऐसा कुछ चाहिए कि नहीं भाई जिसका मॉडल और ईयर सेम है, वो तो सेम होने चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए ऑब्जेक्ट। हो सकता है आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, एक ऑब्जेक्ट किसी और फंक्शन से आया, एक ऑब्जेक्ट लिस्ट से आ रहा है, लेकिन आप चेक करना चाहते हो कि दोनों सेम है कि नहीं। और सेम करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या है, आप चाहते हो कि अगर मॉडल और ईयर सेम है तो इसका मतलब सेम है ये, ठीक है। ऐसा कुछ लॉजिक अगर आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक इक्वल्स मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे, एक इक्वल्स मेथड बनाओगे जो कि रिटर्न करेगा पब्लिक बूलियन, ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, इसका नाम होगा इक्वल्स। और ये इक्वल्स मेथड भी कहाँ से आ रहा है, आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट क्लास से ही आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्लास है आपके पास,
एंड दिस इज़ द इक्वल्स मेथड, राइट। ये ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है हमारे पास, और इसके अंदर आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट पास करोगे, ऑब्जेक्ट दैट नाम रख देता हूँ मैं इसका। इसमें कोई और ऑब्जेक्ट पास किया है मैंने, और ये बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट इस दिस ऑब्जेक्ट के इक्वल है कि नहीं है। दिस ऑब्जेक्ट मतलब ये जो करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके साथ आप कंपेयर करने का ट्राई कर रहे हो किसी और ऑब्जेक्ट को। तो अगर ये ट्रू रिटर्न कर देता है तो मतलब दोनों इक्वल है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो मतलब इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर चेक लगा सकते हो कि इफ़ दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू दैट डॉट मॉडल, ठीक है। तो पहले तो दैट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने कार के अंदर। तो यहाँ पे हम करेंगे टाइप कास्टिंग। तो कार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट, और कार दैट इक्वल्स टू कार ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मैं जावा को बता रहा हूँ कि भाई सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कार का ही है, टेंशन मत लो। हम यहाँ पे इसे एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर रहे हैं इस तरीके से। और इफ़ दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू दैट डॉट मॉडल, और साथ में दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू दैट डॉट ईयर, तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक सी इम्प्लीमेंटेशन लिखी है इक्वल्स मेथड की, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपको थोड़ी और चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए इक्वल्स मेथड के अंदर, जो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये बहुत बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, और ये बता रही है कि दो कार इक्वल तब होंगी जब उनका मॉडल बराबर हो और साथ में ईयर बराबर हो। दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो आप बोल सकते हैं कि वो दोनों बराबर है। अच्छा, यहाँ पे ये इक्वल लगाने से मेरे को मना कर रहा है, बिकॉज जो मॉडल है वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर भी आपको ऐसे इक्वल नहीं लगाना चाहिए। ये तो हमने देखा था, स्ट्रिंग के अंदर आपके पास इक्वल्स मेथड होता है। वो इक्वल्स मेथड आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि वो इक्वल्स मेथड कहाँ से आ रहा है। वो इक्वल्स मेथड अगेन आपका ऊपर से ही आता है, ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है। तो इफ़ दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू दैट डॉट मॉडल, एंड साथ में जो ईयर है, ये ईयर तो आपका इंट है, तो इसके अंदर आप डबल इक्वल टू के साथ चेक कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आप अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को चेक करना चाहते हो कि दो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बराबर हैं कि नहीं है, तो उसके लिए आप ऐसे चेक नहीं करोगे, उसके लिए आप इक्वल्स मेथड से चेक करोगे। तो अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट वन डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट टू। तो क्योंकि मैंने इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर दिया है, तो इस बार चेक किया जाएगा कि अगर दोनों के दोनों सेम मॉडल और ईयर के हैं तो सेम माने जाएंगे। तो पहले तो ये फॉल्स प्रिंट हो रहा था, अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे इस बार ये ट्रू प्रिंट होना चाहिए, और ट्रू ही प्रिंट हो रहा है। ये ट्रू प्रिंट क्यों हुआ, तो आप जा सकते हो इस इक्वल्स मेथड के पास, राइट, कमांड क्लिक करके या फिर कंट्रोल क्लिक करके जा सकते हो, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके ऑब्जेक्ट वन ने कॉल किया ऑब्जेक्ट टू के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट टू, राइट, यही कॉल किया मैंने। तो ऑब्जेक्ट वन तो मेरा दिस वाला ऑब्जेक्ट हो गया, और दैट वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट टू। तो ऑब्जेक्ट वन ने कॉल किया ऑब्जेक्ट टू के लिए, तो पहले तो आपने ऑब्जेक्ट टू को कन्वर्ट कर दिया कार के अंदर ही। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट वन का मॉडल चेक कर रहे हो ऑब्जेक्ट टू के साथ, उसके साथ ही ऑब्जेक्ट वन का ईयर चेक कर रहे हो ऑब्जेक्ट टू के साथ। अगर दोनों बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जांपल सपोज करो इसका होंडा मॉडल है लेकिन ईयर 2021 है, तो इस केस में ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन बताते हो, और सिर्फ आप ही नहीं, अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है हैश सेट जिसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं, तो उस हैश सेट के अंदर भी इस इक्वल्स मेथड को यूज़ किया जाता है। जावा इंटरनली यूज़ करता है टू चेक कि ऑलरेडी कोई सेम चीज़ तो नहीं डली हुई है, बिकॉज डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते वहाँ पे। तो इक्वल्स मेथड का जेडीके बहुत ज़्यादा यूज़ करता है हैविली, और आप भी यूज़ कर सकते हो इसका बाय ओवरराइडिंग इट इन योर ओन वे। एक चीज़ और, क्योंकि आप इंटेलिजे में काम कर रहे हो, तो इंटेलिजे आपके लिए थोड़ी सी कोड खुद लिख के देता है। तो ये वाला तो मेरा इक्वल्स का इम्प्लीमेंटेशन था, जिसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और आप चाहो तो इंटेलिजे से भी लिखवा सकते हो अपना इक्वल्स का इम्प्लीमेंटेशन। तो करना क्या है, कमांड एन या कंट्रोल एन करना है यहाँ पे, या फिर आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हो इधर जनरेट के ऊपर, और उसके बाद आप यहाँ पे बता दो इक्वल्स। अच्छा, ये इक्वल्स सीधा नहीं करता, इक्वल्स के साथ साथ इसको हैश कोड भी जनरेट करने को बोलता है ये। तो एक बार आप हैश कोड मेथड भी देख ही लेते हैं। देख लो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो आप खुद से ही, कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर सकते हो, टू स्ट्रिंग वाला भी मेथड जनरेट कर सकते हो। तो जो टू स्ट्रिंग मेथड पर क्लिक किया तो इसमें बता दो कि क्या क्या चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं बता दूंगा कि मॉडल और ईयर प्रिंट होना चाहिए, ओके किया मैंने। तो देखो इसने ये वाली इम्प्लीमेंटेशन करके दे दी मुझे। खैर मैंने भी नीचे खुद का बनाया था, मैंने लिखा था कार का मॉडल, इसने ऐसे बना दिया कार मॉडल और ईयर। तो ये इंटेलिजे की खुद की इम्प्लीमेंटेशन है, ये देख के चौंकना मचा था। अब देखो मैं हैश कोड इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको, हैश कोड कैसे इम्प्लीमेंट होता है। पब्लिक इंट हैश कोड @ ओवरराइड लगाते हैं इसके ऊपर भी।
होता क्या है कि हर क्लास के पास एक हैश कोड मेथड भी होता है, हर ऑब्जेक्ट के पास एक अपना हैश कोड होता है, जिसकी हेल्प से जावा डिस्टिंग्विश करता है कुछ कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। बेसिकली काम से कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है, जब आप हैश सेट बना रहे होते हो या फिर हैश मैप बना रहे होते हो, तो वहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना एक यूनिक कोड होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनका एक यूनिक कोड होता है, जिससे कि डिनोट किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिक है कि नहीं है। ठीक है, तो 2 कार अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि उनका हैश कोड अलग अलग है। और साथ में 2 कार इक्वल क्यों है, क्योंकि इक्वल्स मेथड ट्रू ला के दे रहा है। तो एक तरीके से हैश कोड और इक्वल्स का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जो कि कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हैश कोड एंड इक्वल्स। तो इसका बस एक सिंपल सी एक लाइन बोलनी है आपको कि 2 ऑब्जेक्ट अगर वो सेम है तो उनका इक्वल्स मेथड सेम ला के देगा, और 2 ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो उनका हैश कोड भी सेम होना चाहिए। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड हैश कोड एंड इक्वल्स। तो आपको अपने हैश कोड और इक्वल्स को इस तरीके से बनाना चाहिए सो दैट आपके अगर 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो अगर उनका इक्वल्स ट्रू ला के देता है तो उनका हैश कोड भी बराबर होना चाहिए। हैश कोड बेसिकली एक तरीके से एक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आईडी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर मैंने 2 कार के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इन 2 कार की यूनिक आईडी आप बना सकते हो, और वो इंट आईडी होगी। ठीक है, इंटीजर आईडी होगी वो सिर्फ। जैसे यहाँ पर देखो ये पब्लिक इंट हैश कोड, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, दिस ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड आप जनरेट कर सकते हो। अब ये जो हैश कोड जनरेट करने का तरीका है ये बहुत डिफरेंट तरीके से वैरी करता है। आप बेसिकली चाहते हो कि इसके अंदर कम से कम कोलिजन है। बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग हैं तो उनका हैश कोड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अलग अलग आए। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने का मतलब, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हो, वरना तो हैश कोड बेकार है, राइट। अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों का हैश कोड बराबर आ गया तो उसे हम कहते हैं कोलिजन अगर हो गया है। वैसा आप कम से कम चाहते हो, आप हमेशा चाहते हो कि 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो उनका हैश कोड अलग अलग जनरेट हो। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ हैक्स लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इससे मैंने यहाँ पर बना दिया एक इंट इनिशियल नंबर इक्वल्स टू कुछ भी एक यूनिक कुछ भी आप यहाँ पे एक प्राइम नंबर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से 31 रख लेते हैं इनिशियल नंबर। उसके बाद मेरा हैश कोड मैंने बोल दिया कि भाई मॉडल और ईयर 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये। तो मैं क्या करूँगा, इस इनिशियल नंबर के अंदर पहले तो ऐड कर दूंगा इक्वल्स टू ईयर को। ठीक है, तो अगर ईयर अलग अलग होंगे तो इनिशियल नंबर भी चेंज हो जाएगा, और इनिशियल नंबर प्लस इक्वल्स टू मैं मॉडल को भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर। तो मॉडल डॉट हैश कोड, तो मॉडल क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो इसके अंदर हैश कोड अपने आप ही मुझे मिलता है। ठीक है, एंड देन मैं इसको रिटर्न कर दूंगा इस इनिशियल नंबर को। तो इससे क्या होगा, इससे आप कह सकते हो कि अगर ईयर और मॉडल अलग अलग हैं 2 चीज़ों के तो उनका हैश कोड भी अलग अलग जनरेट होगा। ठीक है, तो हैश कोड बेसिकली एक नंबर है, किसी भी तरीके से आप उस नंबर को जनरेट कर सकते हो। मेरा जनरेट करने का तरीका ये है, एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी विल मेक श्योर कि 2 चीज़ें अलग अलग होंगी अगर उनका हैश कोड अलग अलग है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 चीज़ें हैं, इनका मैं हैश कोड निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनका ऑब्जेक्ट 1 का हैश कोड प्रिंट कराता हूँ आपको पहले, तो इसके साथ ही ऑब्जेक्ट 2 का हैश कोड प्रिंट कराता हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे दोनों के दोनों हैश कोड अब अलग अलग आने वाले हैं, बिकॉज दोनों के दोनों अलग अलग हैं एक्चुअली। देख रहे हो, इसका आया ये 273, इसका आया 272। इसकी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ से जाके कर सकते हो कि आपने पहले 31 के अंदर ऐड किया ईयर को, ईयर विच इज़ 2022। उसके बाद आपने मॉडल में ऐड किया हैश कोड को, सॉरी उसके बाद आपने मॉडल का हैश कोड ऐड किया। अब मॉडल का हैश कोड कैसे निकला है, तो मॉडल इज़ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का हैश कोड निकालने का तरीका अपना खुद का होता है जावा का। ठीक है, वो भी इसी तरीके से निकालता है कुछ। मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा स्ट्रिंग का हैश कोड कैसे निकाला जाता है जब मैं आपको हैशिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हैशिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रिंग का हैश कोड कैसे निकाला जाता है। ज़रूरी नहीं कि उसी मेथड को यूज़ कर रहा हो जावा भी, मतलब अब JDK के साथ साथ में भी अपडेट करते रहे वो, लेकिन मैं उस टाइम पे अपडेटेड मेथड आपको बता दूंगा। बट यहाँ पर देख रहे हो 2 चीज़ों के अलग अलग हैश कोड आ रहे हैं। एक चीज़ और भी खास बात होती है हैश कोड की, वो ये कि एक ऑब्जेक्ट का हैश कोड हमेशा सेम ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट 1 का हैश कोड आप जितनी मर्जी बार कॉल कर लेना वो सेम ही आएगा, और वो दिख भी रहा है सेम ही आएगा, बिकॉज सेम ही फंक्शन कॉल कर रहा है सेम ही पैरामीटर्स के साथ, तो ऑब्वियसली सेम ही आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से वो सेम आएगा। तो हैश कोड और इक्वल्स का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। वो ये, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 2 ऑब्जेक्ट अगर उनका हैश कोड सेम है तो इक्वल्स भी ट्रू होगा। कोलिजन हो जाता है कई बार, कोलिजन का मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट के हैश कोड बराबर आ गए। आप नहीं चाहते ऐसा कि ऐसा हो, लेकिन कई बार अकर हो जाता है। लेकिन हैश कोड ये हो गया एक इंट, और इक्वल्स मेथड भी आपने देख लिया कि जिस तरीके से मैंने इक्वल्स मेथड इंप्लीमेंट किया है।
तो ये तो मेरे खुद के इम्प्लीमेंटेशन थे, राइट, हैश कोड और इक्वल्स के। लेकिन आप चाहो तो इनके अलावा खुद के जो इंटेलिजी के इम्प्लीमेंटेशन है वो भी देख सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कमांड N, तो यहाँ पे आपने देखा था इक्वल्स एंड हैश कोड, राइट, इस पर क्लिक करते हैं। तो अब आप बता सकते हो कि किस किस के बेसिस पे आपको इक्वल्स बताना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जिसका मॉडल और स्ट्रिंग दोनों इंट दोनों हों तो इक्वल है, तो इसलिए मैं दोनों सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई जिसका मॉडल इक्वल है बस वही इक्वल होने चाहिए, ईयर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ईयर को यहाँ से अनसेलेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट आपने हैश कोड में भी सेव रखना है एंड देन क्रिएट। तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट्स डॉट हैश मैथड को इसने कॉल कर दिया। वो ऑब्जेक्ट्स डॉट हैश मैथड क्या करता है, ये बेसिकली एक फंक्शन है जावा के अंदर, ऑब्जेक्ट क्लास भी होती है एक, जिसके अंदर एक यूटिलिटी फंक्शन है ये, जो कि सब चीज़ों को लेता है अपने अंदर ये बहुत सारी चीज़ें ले सकता है, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट पास कर दो इसके अंदर, और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पास कर दो इसके अंदर बेसिकली, और उन सब का अपने आप ही कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देगा ये एक यूनिक वैल्यू। तो ये भी कॉल कर सकते हो आप। और दूसरा ये इक्वल्स मेथड। अब इक्वल्स मेथड देख रहे हो कितना अलग है। मेरा इक्वल्स मेथड में सिर्फ ये लिखा हुआ था मैंने नीचे वाली लाइन। मेरे इक्वल्स मेथड को आप देखो, ये रहा मेरा इक्वल्स मेथड। अगर मैं यहाँ से इसे अनकमेंट करूँगा तो एरर आना चाहिए, बिकॉज इक्वल्स मेथड को आप 2 बार इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बट देखो ज़रा, ये मेरा वाला इक्वल्स मेथड है। इसमें देखो क्या हो रहा है, मैं बस इसको कार में कन्वर्ट किया, उसके बाद बस मैंने चेक कर लिया मॉडल बराबर है, ईयर बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम काम ये भी कर रहे हैं। नीचे की 2 लाइन अगर आप देखोगे, इन्होंने भी इसको कार में चेंज किया, उसके बाद चेक कर लिया कि हाँ ईयर बराबर है और मॉडल बराबर है तो इक्वल है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 2 चीज़ें और भी चेक करनी होती है हमें। वो ये कि अगर दोनों सेम ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर एक ही जगह है, बस 2 रेफरेंस आपने बना लिए हैं और दोनों सेम ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों ट्रू हैं। तो उस केस में पहले ट्रू कर दो, उस केस में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दोनों में से कोई भी एक नल है, फॉर एग्जांपल जो आपने ऑब्जेक्ट पास किया वो नल है, मतलब ये तो यही चेक करता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट पास किया वो नल है, तो भी फॉल्स। इसके अलावा ये जो करंट क्लास है, गेट क्लास मेथड जो होता है ना, वो आपकी क्लास बताता है कि कौन सी क्लास है। ऑब्जेक्ट के अंदर गेट क्लास मेथड भी होता है, ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर ये गेट क्लास मेथड भी है। अगर क्लास अलग अलग है तो भी फॉल्स रिटर्न कर दो। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्लास अगर अलग है मेरी करंट क्लास से, तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो। अदरवाइज तो चेक कर लो कि ईयर और मॉडल बराबर है तो इक्वल होंगे। मैं इस इक्वल्स की इंप्लीमेंटेशन को यहाँ पे अगेन कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज वो यहाँ पे एरर दे रही है, क्योंकि एक के अंदर 2 मेथड तो हो नहीं सकते सेम सिग्नेचर के। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। गेट क्लास से आप क्लास निकाल लेते हो, हैश कोड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई हैश कोड निकाल सकते हो जो कि यूनिक होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। वेट मैं बताऊंगा नहीं। टू स्ट्रिंग मेथड बेसिकली उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में निकालने काम में आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। वेट, नोटिफाई ऑल क्यों नहीं बता रहे भैया, ये 3 मेथड क्यों? बेसिकली ये आपके मल्टी थ्रेडिंग के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि हम नहीं पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा क्लोन मेथड से आप क्लोन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। इक्वल्स मेथड से आप चेक कर सकते हो कि 2 ऑब्जेक्ट इक्वल हैं कि नहीं है। जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, फिर जिसको सबसे ज़्यादा आप वो कर रहे होगे, चेंज कर रहे होगे, ओवरराइड कर रहे होगे, वो होगा एक तो ये, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा होगा ये इक्वल्स एंड हैश कोड, समटाइम्स दिस, लेकिन डीएसए के अंदर तो आई डोंट थिंक कभी भी आप करोगे इसको। लेकिन हैश कोड एंड इक्वल्स को आप हो सकता है चेंज करो, बिकॉज आप कस्टम क्लास के अगर कभी हैश सेट बनाने हैं तो उस केस में आप ये दोनों ओवरराइड करते हो। तो यू शुड नो अबाउट हैश कोड, इक्वल्स एंड टू स्ट्रिंग। वी विल लर्न अबाउट हैश कोड इन डिटेल व्हेन विल बी लर्निंग अबाउट हैशिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग और इक्वल्स समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं अगला। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। In other words, polymorphism allows you to define one interface and have multiple implementation. The word poly means many and morphs mean forms, so it means many forms. There are 2 type of polymorphism, वो अभी हम देखेंगे वैसे तो। लेकिन एक तरीके से ये है कि आप एक चीज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैनी फॉर्म में आप कोई चीज़ यूज़ कर सकते हो, और ये चीज़ ऑलरेडी वैसे हम देख चुके हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, विच इज़ मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, जो अभी हमने देखा, ये सारी चीज़ें आप ओवरराइड ही तो कर रहे हो, राइट। आपके कुछ मेथड्स ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर पड़े हुए हैं, मतलब पेरेंट क्लास में पड़े हुए हैं, उनको आप चाइल्ड क्लासेस ओवरराइड कर सकती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू जो चीज़ आप अचीव करते हो, इट इज़ कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। क्योंकि आप रन टाइम पे चेक करते हो कि मुझे कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है, क्या मुझे जस्ट ये वाला करना है, या मुझे उसका पेरेंट करना है, या फिर मुझे उसका पेरेंट कॉल करना है। दैट कैलकुलेशन इज डन ऑन रन टाइम। तो ये होता है आपका
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरराइडिंग को ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, इस बात को समझ लेना। मेथड ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक ही बात है। मैं एक काम करता हूँ, पूरा समझाता हूँ ठीक से। तो सपोज करो दिस इज़ योर डेटा क्लास, अगेन वी आर यूजिंग दिस डेटा क्लास एंड लेट्स मेक सम फंक्शंस हियर। तो पब्लिक void प्रिंट डेटा, इस तरीके से मैंने बनाया, और ये क्या करेगा, ये इस डेटा को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने सपोज को एक और बनाया, सो नहीं इधर नहीं बनाते, एक और क्लास बनाते हैं, क्लास चाइल्ड डेटा, इस तरीके से। एंड दिस चाइल्ड क्लास सपोज करो ये एक्सटेंड करती है इस डेटा क्लास को, ठीक है। डेटा क्लास इज द पेरेंट क्लास, तो दिस डेटा क्लास इज द पेरेंट क्लास एंड दिस चाइल्ड डेटा इज द चाइल्ड क्लास. Now what I can do is I can override this print data function, right? And I can do this @override and then public void print data. और मैं अब यहाँ पे अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन दे सकता हूँ कि overridden और यहाँ पे आ जाएगा डेटा. और ये जो डेटा यहाँ पे आया, ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा पेरेंट क्लास से आया, राइट, बिकॉज ये चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी मैं पेरेंट क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ बड़े इजीली, नो प्रॉब्लम, बिकॉज पेरेंट से चाइल्ड एक्सटेंड इनहेरिट कर रहा होता है. सिमिलरली ये प्रिंट डेटा वाला मेथड जो ऊपर था वो मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया है, एंड नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अब ये क्यों कहते हैं भैया इसको, तो जरा देखो, आपने क्या किया, डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से, डेटा d, let's say, and then this d is equals to new child data, and this you can do because child data is a data, right? इसमें is a वाला रिलेशन होता है, पेरेंट चाइल्ड के अंदर is a रिलेशन होता है, चाइल्ड डेटा is a data. तो जहाँ जहाँ पे आप डेटा यूज़ कर सकते हो उस जगह पे चाइल्ड डेटा पास कर सकते हो इस तरीके से, नो प्रॉब्लम. और यहाँ पे अगर आपने ये किया d डॉट प्रिंट डेटा, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर प्रिंट डेटा वाला फंक्शन इधर ओवरराइड नहीं करते तब तो इस डी के अंदर का प्रिंट डेटा कॉल हो रहा होता, राइट. लेकिन क्योंकि आपने इधर ओवरराइड कर दिया है, इसी वजह से जो प्रिंट डेटा वाला फंक्शन है ये इस चाइल्ड डेटा का कॉल होने वाला है, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज यहाँ पर रन टाइम पे चेक हो रहा है कि मुझे किससे लिंक करना है इस चाइल्ड डेटा को, पेरेंट से या उसके पेरेंट से या फिर इसी करंट चाइल्ड से. तो ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी हम देख चुके थे अपने इनहेरिटेंस के अंदर, तो मैं सेम ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि यू कैन हैव चाइल्ड क्लासेस and those child classes can override a function, and then doing so you are achieving a runtime polymorphism. इसके अलावा compile time polymorphism क्या होता है भैया, फिर compile time polymorphism होता है, अब देखो यहाँ पे overridden डेटा प्रिंट हुआ, राइट, overridden वाला डेटा प्रिंट हुआ है, अगर मैं ये नहीं करता तो यहाँ पे ऊपर वाला प्रिंट हो जाता नॉर्मल डेटा. तो ये था हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इसके अलावा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि वो बताता है कि एक ही फंक्शन है, प्रिंट डेटा नाम का ही फंक्शन है, लेकिन ये दो तरीके से एक्ट कर सकता है, ऐसे कि पब्लिक वॉइड प्रिंट डेटा, बस इसके अंदर आप अलग टाइप का पैरामीटर पास कर दो, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंट टाइम्स, एंड देन फिर आप यहाँ पे कुछ अलग इंप्लीमेंटेशन बता दो. यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन टाइम्स आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं डेटा प्रिंट कर दूंगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही फंक्शन बनाया मैंने, लेकिन इस फंक्शन ने दो फॉर्म ले लिया है, इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म. और ये जो चेकिंग है कि मुझे कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है, यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है, ये चेकिंग आपकी रन टाइम पे हो जाएगी, मतलब सॉरी कंपाइल टाइम पे हो जाएगी. जब कंपाइल हो रहा होगा ना कोड, उसी टाइम पे लिंकिंग हो जाएगी कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है, बिकॉज दिस इज़ ईजियर. रन टाइम पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको पेरेंट का पेरेंट चेक करना पड़ता है. तो ये तो था आपका, दिस थिंग वॉज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, also known as aka method overriding. वहीं पे अगर आपने ऐसे किया डेटा d2 इक्वल्स टू न्यू डेटा, सपोज करो डेटा बनाया मैंने इस तरीके से, और मैंने कॉल किया d2 डॉट प्रिंट डेटा. अब प्रिंट डेटा आप ये वाला कॉल करना चाहते हो या फिर ये वाला कॉल करना चाहते हो, इसकी लिंकिंग तो अभी हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 लिखा
तो अभी कमांड क्लिक करूँगा ना, मैंने रन भी नहीं किया देखो, लेकिन मैं बस कमांड क्लिक करूँगा तो ये अपने आप ही लिंक हो चुका है इससे। ये कमांड क्लिक करने के बाद अपने आप कैसे पहुंच जा रहा है भैया, तो यहाँ पर ना ये इंटेलिजेंट अपने आप ही कंपाइल करता रहता है चीज़ों को, इसीलिए आपको एरर भी देता रहता है टाइम टू टाइम कि किस लाइन में क्या एरर आ रहा है, बिकॉज वो कंपाइल पूरे टाइम करता रहता है, जैसे ही आपने कोड लिखा कंपाइल कर देगा वो आपके लिए, ठीक है। बिहाइंड द सीन करता रहता है वो। अगर आप कुछ और फॉर एग्जांपल नोटपैड वगैरह में अपना कोड करते हो तो वहाँ पे कंपाइल टाइम के टाइम पे एरर आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो अपने आप ही ये प्रिंट डेटा वाले फंक्शन पे पहुँच गया, राइट। और अगर मैं यहाँ से 5 हटा देता हूँ तो ये ऊपर वाले फंक्शन पे पहुँच जाएगा। इस बार देखो, इस बार ऊपर वाले फंक्शन पे चला गया ये कमांड क्लिक करने पे। तो ये लिंकिंग आपकी कंपाइल टाइम पे हो रही है। दिस थिंग इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल्सो नोन एज मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं इसको, ठीक है। आपने एक ही फंक्शन बनाया है जो कि 2 तरीके से कॉल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर डी डॉट प्रिंट डेटा करूँगा जो मैं ऊपर की तरह कर रहा था। अगर डी डॉट प्रिंट डेटा यहाँ पर मैंने कर दिया लेट्स से 5, तो दिस इज ऑल्सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, बिकॉज एक ही फंक्शन आपका 2 तरीके से ट्रीट हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि D2 बनाना है इसके लिए, लेकिन बोथ दीज थिंग्स आर, मतलब दोनों के एग्जांपल आपने देख लिए। ये था आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और ये था आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम के अंदर आपका 1 बार प्रिंट हो रहा है, कंपाइल टाइम के अंदर 5 बार प्रिंट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, ये टेस्ट क्लास है आपके पास, इस टेस्ट क्लास के अंदर कुछ फंक्शन बनाए आपने void fun नाम से, और ये जो फन वाला मेथड है यहाँ पर int a ले रहा है, यहाँ पर int a और int b ले रहा है, और यहाँ पर char a ले रहा है। तो तीनों ही केसेस के अंदर ये सेम ही फंक्शन, सेम ही नाम है, लेकिन अलग अलग वैल्यूज ले रहा है। एक ही फंक्शन सेम काम, मतलब अलग अलग काम कर रहा है, सेम नाम का फंक्शन। तो ये हो गया हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग मीन्स कंपाइल टाइम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम। बल्कि यहाँ पर देखो एक बेस क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है int a, और ये डिराइव्ड क्लास है और इसके अंदर भी सेम फंक्शन है int a। तो यहाँ पर ये ओवरराइड कर रहे हैं आप, मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, तो इससे हम कहेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो दिस इज रन टाइम। अच्छा, एक चीज़ और भी बता देता हूँ मैं, डेटा डी अगर मैं यहाँ पर सपोज करो, ये मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको एक लाइन में लेके जाते हैं। पहले तो एक लाइन में ले आओ, 2 लाइन में ले आओ, फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। ये जब मैंने किया, इसके बाद जब मैं डी के आगे डॉट लगाऊंगा ना, तो वो सारे फंक्शन जो पेरेंट में है सिर्फ वो कॉल हो रहे होंगे, ठीक है, ना कि आपके चाइल्ड के फंक्शंस। ये बात समझनी में ज़रूरी है कि कोई फंक्शन है जो कि पेरेंट के अंदर है, चाइल्ड के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये प्रिंट डेटा मैंने यहाँ से हटा दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं ये डी डॉट प्रिंट डेटा करता हूँ तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये सारे इधर के फंक्शन कॉल हो रहे हैं डेटा डी के। सपोज करो यहाँ चाइल्ड डेटा के अंदर एक फंक्शन है विच इज़ दिस पब्लिक वॉइड इनसाइड चाइल्ड ओनली। ये चाइल्ड के अंदर ही है, ये पेरेंट के अंदर नहीं है वाला फंक्शन। सपोज करो ये है, तो जब मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए मैंने यहाँ पर चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आपको लगेगा भाई चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया है तो चाइल्ड वाला फंक्शन भी कॉल हो जाना चाहिए इससे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये लिंकिंग यहाँ पर पहले ही हो चुकी होगी। लिंकिंग कह लो या फिर एक चीज़ कहते हैं चेकड, कि चेकिंग पहले हो जाती है यहाँ पर कि ये चेक किस चीज़ से कर रहे हो आप, चेक कर रहे हैं पेरेंट से, तो पेरेंट के साथ इसको बना दिया तो पेरेंट के साथ ही लिंकिंग हो चुकी है इसकी। तो डी डॉट करोगे आप तो देखो प्रिंट डेटा या फिर प्रिंट डेटा वाला फंक्शन नहीं मिल रहा है मुझे, चाइल्ड वाला फंक्शन नहीं मिल रहा है, इनसाइड चाइल्ड ओनली वाला। अगर वो आपको एक्सेस करना है तो इसको चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो व्हाट यू हैव टू डू इज मेक इट चाइल्ड डेटा। ये कर दोगे तब तो मिल जाएगा उससे, देखो इनसाइड चाइल्ड ओनली वाला फंक्शन। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, अगर आपने इसको पेरेंट बनाया है, मतलब पेरेंट का क्या था, डेटा था, तो नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल सही बात भी है, ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है ना कि पेरेंट की जगह पे आप चाइल्ड यूज़ कर सकते हो, इसलिए यूज़ की गई है सो दैट एक लिस्ट है, वो मतलब एक लिस्ट है सपोज करो, और वो लिस्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क में आप पढ़ोगे, जो पढ़ा भी दिया कि आपके पास एक लिस्ट है जिसको एरे लिस्ट भी सपोर्ट कर रहा है, लिंक लिस्ट भी। आपके पास 2 टाइप की लिस्ट है, लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट, ठीक है। अब अगर आपने उसका पेरेंट लिस्ट बना दिया, चलो ये चीज़ अब देख ही लेते हैं अच्छे से। सपोज करो दिस इज लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, L1 equals to new array list, and then there is a list of integer L2 equals to new array list, new linked list। तो ऑल्दो दोनों की दोनों अलग अलग क्लासेज हैं, इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.star को। ऑल्दो दोनों अलग अलग क्लासेज हैं, लेकिन तब भी
ये दोनों दोनों लिस्ट की तरह ट्रीट होंगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है इस तरीके से। और लिस्ट एक ऊपर का इंटरफेस है और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट उसके नीचे के चाइल्ड है। तो यहाँ पर भी ये वाली चीज़ अलाउड है, ठीक है, बिकॉज लिंक लिस्ट इज़ अ लिस्ट अल्टीमेटली एंड एरे लिस्ट इज़ ऑल्सो अ लिस्ट। तो अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है जिसके अंदर आप एक लिस्ट पास कर सकते थे, तो वहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप L1 पास कर रहे हो या L2 पास कर रहे हो, दोनों के दोनों सेम ही माने जाएंगे जावा की नज़रों में, बिकॉज दोनों के दोनों लिस्ट ही हैं। लेकिन सपोज करो फ्यूचर में आपने क्या किया, एक को बना दिया लिंक लिस्ट, मतलब एक को आपने बना दिया सपोज करो क्यू, बिकॉज लिंक लिस्ट जो है वो क्यू की भी इम्प्लीमेंटेशन रखता है अपने अंदर और लिस्ट की भी इम्प्लीमेंटेशन रखता है अपने अंदर। तो अब अगर आप किसी ऐसी जगह पे इस लिंक लिस्ट को डालने का ट्राई करते हो जहाँ पे एक लिस्ट चाहिए था और आप क्यू डालने का ट्राई करोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन वैसे तो मुझे पता नहीं, ज़्यादातर फंक्शन के अंदर आप कलेक्शन डाल सकते हो और सबके सब चीज़ें कलेक्शन होती ही हैं, लेकिन इट्स जस्ट अ कंसेप्ट बेसिकली कि जहाँ पर आप चाइल्ड क्लास लगा सकते हो राइट क्लास में और लेफ्ट साइड में लगा सकते हो पेरेंट क्लास, एंड जावा वोंट माइंड, ठीक है। और आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो पेरेंट क्लास के कॉल कर रहे होगे, ना कि आप नॉर्मल क्लास के, ठीक है, चाइल्ड क्लास के। एक चीज़ और भी देख लो, जैसे कि सपोज करो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्लास तो सबकी पेरेंट होती है, ऑब्जेक्ट वॉज टू न्यू चाइल्ड डेटा, ये मैं कर सकता हूँ राइट। अब मेरे पास जो फंक्शन अवेलेबल होंगे वो अगेन मेरे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास के फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं ऊपर वाली लाइन लिख पाया बिना किसी दिक्कत के, बिकॉज ये भी अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। इस वाली चेकिंग भी रन टाइम पे हो रही है, तो इसी वजह से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हो।